मेरा नाम नईम है। माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरे वालिद साहिब रेलवे में जॉब करते थे। ये इन दिनों की बात है जब ग्रेजुएशन के लिए मुझे लाहौर जाना था। इकलौता होने की वजह से मेरे घर वाले मुझे हॉस्टल में भेजने के सख्त खिलाफ थे। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। कॉलेज की लाइब्रेरी से लेकर ऑनलाइन रीडिंग तक मैंने हर तरह की बुक्स पढ़ रखी थी। एक्सरसाइज और बुक्स रीडिंग बक्स ने मेरे इल्म में बेहतरी लाई और एक्सरसाइज ने मेरे सेहत में। अभी लाहौर कहाँ रहाइश रखनी है, इस पर बहस हो रही थी कि एक दिन मेरी अम्मा के मैके गांव से इनकी सहेली किसी काम से हमारे गांव आई। जब इसे पता चला तो इसने बताया कि इसकी कजिन शाजिया का लाहौर में डबल स्टोरी घर है, जहां वो अपने मियाँ बेटे और बहू के साथ रहती है। इसका मियाँ और बेटा दूनाहे ट्रक ड्राइवर हैं और लाहौर से कराची, क्वेटा, पेशावर तक लंबे फेरे लगाते हैं और हफ्तों घर नहीं आते। और वो अकेली ख्वातीन अकेले रहने से भी परेशान हैं कि और किरायादारों से भी डरती हैं कि जाने कौन कैसा हो। उन्होंने अम्मा को तसल्ली दी कि घबरावी नहीं, वो शाजिया आंटी से बात करेंगी और फिर उन्हें बताएंगी। चंद दिन बाद अम्मा की सहेली का फ़ोन आया कि सब बंदोबस्त हो गया है। इनकी कजिन जो अम्मा को भी जानती थी बहुत खुश हुई कि घर का बच्चा मिल गया, आसरा रहेगा। और यूं एक दिन ने अपने अब्बा के साथ लाहौर रवाना हो गया। मेरे साथ माँ की बहुत सी दुआएं मेरे साथ थी और अब्बा मुझे लाहौर छोड़ने आए। शाहदरा में इनका घर था। हम सुबह 11 बजे पहुंचे। आंटी शाजिया ने बहुत खुशी से हमारा इस्तकबाल किया और मुझे साथ लगाकर बोले, बहुत खुश हो कि तुम यहाँ आ गए। दोपहर के खाने के बाद अब्बा वापस चल दिए। तब तक आंटी शाजिया से ही बातें होती रही। इनकी बहू किसी सहेली की शादी की शॉपिंग के लिए इसके साथ गई थी। अब्बा के जाने के बाद आंटी ने कहा, आओ तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊं। 2 मंजिला घर था जिसकी ऊपर वाली मंजिल पर 2 कमरे, एक हाल और किचन बाथ था। मैंने कहा, मैं ऊपर वाली मंजिल पर रहाइश रखूंगा। उन्होंने कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, ऊपर सो जाना, लेकिन रहना नीचे भी, हम अकेले रह बोर होती हैं। अब तक मैंने नोट किया कि अब्बा के सामने बड़ी चादर में आंटी शाजिया अब घरेलू दोपट्टा में इतनी बड़ी नहीं लगती थीं जितना मैंने सोचा समझा था। शाम के वक्त में ऊपर अपना सामान सीट कर रहा था। हाल को एक्सरसाइज के सामान से सजाया, एक कमरे को स्टडी रूम और अपने ने अच्छे किताबों को सजाया। जब बाहर दरवाजे पर किसी ने बैल दी तो घर का इकलौता मर्द होने की वजह से मेरा फर्ज बनता था कि देखूं बाहर कौन है। उफ, जैसे ही मैंने नीचे देखा, कोई लड़की दरवाजे के पास सामान रख रही थी और दूसरी लड़की टैक्सी में बैठी उसके दरवाज़ा खिलने और अंदर जाने के लिए इंतज़ार कर रही थी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि यही आंटी की बहू है। कुछ देर के बाद मुझे आंटी ने नीचे से आवाज़ दी और मैं हल्का सा सर में नीचे को चला गया। सामने बरामदे में आंटी पलंग पर बैठी थी। मुझे देखकर उन्होंने कहा, उधर आ जाओ बच्चिया, और मैं इनके साथ बैठ गया। सामने कुर्सी पर वही लड़की बैठी थी। वो लड़की आंटी को शॉपिंग दिखा रही थी। आंटी ने मुझे मुखातिब किया, ये अम्ब्रेन है मेरी बहू, तुम्हारी भाभी, और अम्ब्रेन ये नईम है, बताया था ना मैंने तुम्हें। भाभी ने मेरी तरफ देखा और स्माइल दी, साथ ही हाथ आगे बढ़ाया। मैं थोड़ा सा जेजेका और फिर हाथ बढ़ा दिया। कुछ देर बाद वो खाना बनाने में मगन हो गई और खाला मुझे अपने गांव की और मेरे अम्मा की कहानियां सुनाती रहें। और शाम के खाने के बाद मैं उठने लगा था कि आंटी ने कहा, तुम जा रहे हो? इतनी रौनक लगी थी, आओ अंदर बैठते। बाहर हल्की सर्दी हो रही थी। वो मुझे लिए अम्ब्रेन के कमरे में आ गईं। सामने बेड सजा पड़ा था। कार्नर पर भाभी और उनके बंदे की फोटो लगी पड़ी थी। बहुत ही आम सा बंदा था। भाभी सुर्ख लहंगे में क़यामत था रही थी। थोड़ी देर बाद भाभी भी आ गईं। बात करते जब भी मेरी नज़र उनसे टकराती वो निगाह फेर लेती। थोड़ी देर बाद भाभी बोली, अम्मा अब दवाई खा लें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और इनके करीब आकर उन्हें दवाई खुलाने लगी। कुछ देर बाद खाला बोले, अरे अम्ब्रेन चाय बना ला, सर फटा जा रहा। आंटी ने दोनों हाथों से सर दबाया। भाभी चाय बनाने चली गईं। तो मैंने कहा, शक रहे अब चाय? बोली, मेरी बहुत आदत है चाय पीने की। तब वो हंसी और बोली, तो बता देते ना नहीं, तुम इस घर को अपना घर समझो, जो दिल करो वो मांगो। मैंने कहा, वाजी, और थोड़ी हिम्मत करके कहा, अब किस चीज़ की दवाई खाती है? इसने कहा, ब्लड प्रेशर की। मैंने कहा, ओ इतनी कम उम्री में ब्लड प्रेशर? मैंने मक्खन लगाया। अरे नहीं, कब, अब तो लगती नहीं भाभी की सास, बड़ी बहन लगती बस। ऐसा कहने से वो अचानक खिल उठी
वो जैसे शर्मा सी गईं और कहा चल झूठे। चाय पीते समय वो आम बातें करती आईं। फिर मैंने कहा चली आप रेस्ट करें, मैं भी चलता हूँ। तब वो भी उठूं और कहने लगे मैं भी चलती हूँ अपने कमरे में, ये तो अंबर का कमरा है और मेरे साथ ही चल दे। भाभी अलमारी खोले सारी शॉपिंग अंदर रखने में बिजी हो गईं। बाहर निकलकर मैं जीनों की तरफ जाने लगा तो इनकी आवाज आई, बहुत बेमुरव्वत हो, ये भी नहीं कहा आंटी आपको कमरे तक छोड़ आऊं, तबीयत खराब मेरी। मैं शर्मिंदा हुआ और कहा चलिए ना, बरामदे के एंड पर इनका कमरा था, आओ तुम्हें अपना कमरा दिखाती हो। वो मुझे दावत देती अंदर गईं। इनके कमरे में भी इनकी तस्वीर टंगी थी, कुछ साल पहले की, और मैंने कहा वह क्या कमाल तस्वीर है। तब वो मुड़े और कहा याद आया, अब बुतो क्या खूबसूरती नजर आई। मैं थोड़ा सा झिझका और कहा अब मुकम्मल खूबसूरत है। और अचानक कमरे में किसी बैल की आवाज सुनाई दी। मैंने उधर उधर देखा तो साइड टेबल पर फोन बज रहा था। मैं कुछ देर इंतजार किया, मैं गांव का बंदा, किसी का घर जाने किसका फोन हो। कुछ देर बैल के बाद फोन बंद हो गया। उन्हीं ख्यालों में गुम था कि सीढ़ियों पर से आवाज आई, नईम। मैं चौंक कर बोला जी, ये भाभी थी। कंबल ले लो, सीढ़ियों पर आकर वो वहीं से बोले। मैं वैसे ही कमरे से बाहर निकला। वो सीढ़ियों पर 2 कदम नीचे खड़ी थी। जाग रहे तो इंटरकॉम क्यों नहीं उठाया। लाइट जलती देखकर आवाज दी, कंबल रखना भूल गई थी, रात डांसेस हो जाती ना। ओ मैं समझा फोन है, मुझे इंटरकॉम का नहीं पता। मैं सहमे रोशनी में खड़ा था और वो हल्के अंधेरे में। उन्होंने ब्लैंकेट दिया और कहा बैल देती हूँ, फोन सुन लेना। मैं कंबल लिए अंदर आया, इतने में बैल फिर बजी। दूसरी तरफ भाभी थी। उन्होंने मुझे इंटरकॉम का बताया और कहा कभी कोई अचानक काम हो तो इंटरकॉम यूज कर लेना, इसका दूसरा सीट मेरे कमरे में ही है। मैंने शुक्रिया कहा और कहा जी जरूर। तब उन्होंने 2-4 बातों के बाद कॉल काट दी। अगली सुबह मेरी आंख देर से खिली। 11 होने वाले थे तो जिस्म एक्सरसाइज के लिए टूट रहा था। देर सही लेकिन कुछ वर्जिश तो करनी थी ना। मैंने हाल में ही टेबल पर डंटर शुरू कर दिए, साथ मेरा ज़हन आंटी और भाभी के बारे सोच रहा था। कानों में हैंड फ्री लगाकर तेज धन पर एक्सरसाइज कर रहा था कि अचानक मुझे किसी ने छुआ। मैं पलट कर देखा तो वो भाभी थीं। कब से इविज दे रही हो आंटी, और तुम यहाँ पहलवान बन रहे, उन्होंने गुड़ बढ़ाकर कहा। जल्दी से आओ आंटी, नाश्ते पर वेट कर रहे। वो तेजी से पलटी। कुछ देर बाद जब मैं नीचे गया तो आंटी सामने बैठी थी। उन्होंने मुझे घोर कर भाभी का एहसास दिलाया और अपने पास जगह दी। भाभी नाश्ता लेने गईं तो मैंने कहा कैसी तबीयत, आज तो गजब धारे। उन्होंने होले से कहा और बहुत बेहतर हूं। कहीं जाने का इरादा है क्या? क्यों, तुमने साथ जाना है क्या? उन्होंने मेरा सवाल वापस लौटा दिया। मेरा क्या है, चला चिल्लूंगा अगर अब साथ ली जाएं तो। बताएं ना, फिर दिखाएंगी दुनिया, आना उम्मीद रखो। वो हंसी और कहती दुनिया की तो बाद में बात है, चुल्लू तुम्हें आज लाहौर घुमाती हो। चुल्लू थोड़ा सा काम है, कुछ चीजें लेनी है, जाव तैयार हो आओ। मैं उठा और ऊपर आकर तैयार हुआ। थोड़ी देर बाद आंटी बड़ी सी चादर में कमरे से निकले और हम दोनों घर से बाहर आ गए। सड़क से रिक्शा लिया और आंटी ने इसे कोई एड्रेस बताया। मैं रिक्शा से बाहर लाहौर की रौनक देखने लगा। अचानक मेरी नज़र सामने लगे लंबे शीशे पर पड़ी। आंटी शीशे में मेरी तरफ ही देख रही थी। मैंने पूछा हम कहाँ जा रहे? वो बोले जिन्होंने घूमना होता वो पूछते नहीं, बस साथ चलते हैं। तो फिर आप मुझे घुमाएंगी ना? ये ले, हमने आपको हाथ पकड़ा दिया, जिधर मर्जी ले चली। मैंने हाथ आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा डन, और हाथ थामा। कुछ देर बाद हम एक पुरानी हवेली पहुंचे। पाकिस्तान बनने से पहले की कदीम हवेली। हवेली की तामीर अच्छी थी लेकिन आजकल वहां उजाड़ समा था। लगता है रिहायशी को बनी बनाई हवेली मिल गई, लेकिन अब पैसे नहीं कि आराइश करवा सके। आगे हाल में एक 60-70 साला बाबा बैठा हुआ थे जिसके पास कुछ पुरानी किताबें, कुछ सुफूफ और माजूनों वाले प्लास्टिक के डब्बे पड़े थे। कुछ दूर आगे एक VIP जूस एंड आइस क्रीम कॉर्नर था। आंटी मुझे साथ लिए इस होटल में चली गईं। आमने सामने सोफा सीट्स और दरमियान में शीशा का टेबल पड़ा हुआ था। कुछ देर बाद वेटर आया तो आंटी ने इसे 2 फ्रेश एप्पल जूस लाने का कहा। सर्व के बाद आंटी ने इसे कहा कि कुछ देर बाद स्पेशल फ्रूट चाट दे जाना और मुस्करा कर बोले
तुम हैरान हो रहे होगे, मैं बताती हूँ तुम्हें। हम बट हैं खाने पीने के शदीद शौकीन। मुझे मुरग़न खाने, स्पेशली मछली पाई, ड्राई फ्रूट्स और अंडा बहुत पसंद है। मैं सर हिलाता गया। तुम्हारी भाभी मेरी भांजी है और उसके वालिदैन की वफ़ात के बाद वो हमारे साथ ही रहती है। बाद में इसकी शादी करके बहू बना लिया। पिछले 10 साल से हम दोनों अकेले ही रहते हैं। ज़्यादातर तुम्हारे अंकल और तुम्हारा भाई तो बस ट्रक पे ही रहते हैं। इनके चेहरे पे अफसुर्दगी सी तारी हुई। मैंने इनके हाथ पर हाथ रख कर कहा, अब मैं आ गया हूं ना आपको रौनक लगाने, अभी तो अपने मुझे दुनिया भी दिखानी है। वो हंसी और कहा, बहुत शौक है, लेकिन दुनिया देखना और उसको संभालना यानी एडजस्ट होना बहुत मुश्किल होता है। मैंने कहा, मिसला नहीं, मैं हिम्मत का पक्का हूं। कुछ देर बाद स्पेशल फ्रूट चाट आ गई जिसमें ड्राई फ्रूट मिक्स था। इसके बाद हम वापसी को चल दिए। रास्ते में वो बोले, मैं तुम पे एतमाद करते हुए तुम्हें दुनिया दुखा दोनगी, लाहौर घुमा दोनगी, लेकिन इस बात का किसी को पता ना चले। मैं ताबेदार बच्चों की तरह सर हिलाता गया। घर आकर वो अपने कमरे में रेस्ट करने चल दें और मैं ऊपर की मंजिल पर कमरे की तरफ फ्रेश हैकर में लेट गया। सोते समय ख्वाबों में भी मुझे आंटी ही नजर आ रहे थे। मैं जाने कब तक सोया रहता। कहा, मेरी आंख आंटी की आवाज से खिली। मैंने नीम आंखों से देखा तो वो आंखें फाड़े मेरी तरफ देख रही थीं। मैं हाल बढ़ा कर उठा और वो भी खिलाफ तवक्को मुझे नीचे आने का कहती वापस चली गईं। बाहर अंधेरा फैल चुका था। मैं जब नीचे उतरा तो वो भाभी के साथ रात के खाने को टेबल पर रख रही थीं। खाने के बाद चाय का दौर चला और फिर ऐसे ही उधर उधर की बातों में वक्त गुजरता गया। 9 बजने वाले थे जब भाभी ये कहते हुए कि आज तो मैं बहुत थक गई, सारा दिन आपके बाद पेटियों को खोलकर सर्दियों का सामान निकाल कर सौखाया, गर्मियों के कपड़े धोकर वापस रखे। मैं तो चली हूँ और हम दोनों वहीं बरामदे में हल्की खुनकी हो रही थी। खाला ने मुझे कहा, तुम ऊपर चलो, मैं तुम्हें अपना फोटो फ्रेम दिखाती हूँ। आज तबीयत कुछ बेहतर तो चुल्लू ऊपर वॉक कर लेंगे। मुझे लगा कि बस। कुछ देर बाद आंटी अलबम उठे ऊपर आईं और मेरे साथ ही पलंग बैठ गईं और मुझे सबकी तस्वीरें दिखाने लगे। एक तस्वीर कुछ साल पुरानी थी। आंटी सुर्ख लिबास में खड़ी थी। मैंने कहा, अब तो क़यामत है। उन्होंने अच्छा जी कहा तो मैंने कहा, 1 मिनट एल्बम दे। उन्होंने मुझे एल्बम पकड़ाया तो मैं तस्वीरें पलटता इनकी तारीफें करता जा रहा था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि एक तस्वीर के नीचे भी तस्वीर है, जैसे छपाई गई हो। मैं इसे देखने लगा तो उन्होंने कहा, नो ओ नो, इसे नहीं देखना।